आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना है जो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा के द्वारा इसे 24 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। जो प्रस्तावना हमारा है वो यूएसए के संविधान यानी कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वहाँ के संविधान से हम लोग ग्रहण किए हैं, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग ग्रहण किए हैं। ये प्रस्तावना का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हम संविधान लिख रहे हैं उसका क्या मतलब उद्देश्य है। छोटा मोटा बात को लेकर के, एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के एक प्रस्तावना लिख दिया जाता है, ताकि कोई प्रस्तावना को पढ़ करके लगभग पूरे संविधान को पढ़ सके। इसीलिए प्रस्तावना को ही संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, उसकी आइडेंटिटी कहा जाता है। क्योंकि अगर कोई प्रस्तावना को ठीक से पढ़ ले तो संविधान के बहुत से बड़े बड़े मुद्दे को समझ जाएगा कि क्या क्या संविधान में हो सकता है। देखिए, प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ था, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवादी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। दूसरा शब्द था धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द पूर्णतः लिखित शब्द नहीं था, लेकिन अब जब 25 आर्टिकल से लेकर के 28 आर्टिकल तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको निहित समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन स्पष्ट रूप से शब्द का उल्लेख नहीं था, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था। वहीं तीसरा शब्द था अखंडता। ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन है जो बार बार सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था। और देखिए, समाजवादी का अर्थ क्या होता है? समाजवादी का अर्थ होता है कि धन उत्पादन में साधन का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि धन का जो उत्पादन है वो एक हाथ में नहीं होना चाहिए, वो सभी लोगों के समूह के ग्रुप में होना चाहिए, सभी लोग में वितरित होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है कि सभी लोगों के हाथ में होनी चाहिए, और केंद्रीकरण का अर्थ होता है कि एक ही लोग के हाथ में होनी चाहिए। यहाँ पर क्या समाजवादी का अर्थ होता है डिसेंट्रलाइजेशन भी जिसको बोलते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि समाज जो धन का उत्पादन है वो साधन का सभी लोग के हाथ में होनी चाहिए। संसाधन का व्यय संगत वितरण होना चाहिए, यानी कि सभी लोग के हाथ में होना चाहिए, वही कहना है। असमानता का न होना, देखिए असमानता का पूर्ण रूप से तो न होना ये तो संभव नहीं है, यानी कि असमानता का कम होना ये हम कह सकते हैं समाजवाद में। वही सत्तामूलक समाज का स्थापना करना। तो ये समाजवाद का मोटे मोटे अर्थ है, भारतीय संविधान में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्या, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का क्या होता है कि राज्य का कोई निजी धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट कि राज्य सभी धर्म का समान महत्व एवं समान संरक्षण प्रदान करेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को खूब बढ़ावा दिया जाएगा, राजकीय खर्च करके एक ही धर्म का खूब बढ़ावा दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए उसको धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, जो राज्य है, राज्य यानी कि पूरा देश के संदर्भ में राज्य कहा जाता है, पॉलिटी की भाषा में राज्य ही बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, सभी धर्म को समान महत्व देगा, सभी धर्म के लिए राजकीय खर्च उपलब्ध कराएगा। अगर एक धर्म के लिए हो रहा है तो सभी धर्म के लिए राजकीय खर्च होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी सेवा में एक ही धर्म को विशेष आरक्षण दिया जाएगा और दूसरे धर्म को कहा जाएगा कि नहीं आप सेवा में नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता है। विभेद धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। सबसे लास्ट पॉइंट है कि राज्य धार्मिक मामले में तटस्थ रहेगा, यानी कि न्यूट्रल रहेगा। राज्य धर्म के आधार पर किसी भी चीज को बढ़ावा नहीं देगा, वो योग्यता के आधार पर किसी चीज को बढ़ावा देगा। तो इसीलिए धार्मिक मामले में क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से मोटा मोटी पंथ निरपेक्ष का यही इसका अर्थ होता है। देखिए, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रारंभ में बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत डिबेट का विषय था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग माना जाए कि नहीं माना जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब भी कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। देखिए, इसको लेकर सबसे पहला केस हुआ था AK गोपालन केस, ये 1951 में हुआ था। AK गोपालन केस ये मुख्य रूप से ये निवारक निरोध जो कानून है उसको लेकर के हुआ था। ये केरल के एक सांसद थे, उनके द्वारा ये केस उठाया गया था। इसी में ये भी सवाल आया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। और यही एक केस था मदन गोपाल केस 1954 का था। तो
दोनों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक ही तरह के था, इसीलिए इसको हम दोनों को एक ही जगह लिख करके इसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर लिख दिए हैं कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है इसका मतलब सिंपल सी हो गया कि जो प्रस्तावना है उसको लेकर के हम उसको लेकर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसके लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि जो प्रस्तावना में लिखा गया है उसको अगर हमें पूर्ति नहीं हो रही है तो उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि वाद योग्य नहीं है और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। ये बोला गया था AK गोपालन केस 1951 और मदन गोपाल केस 1954 में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। फिर समय के परिवर्तन के साथ देखिए बेरुवाड़ी यूनियन केस हुआ था 1960 में, इसमें भी वही आया था, प्रश्न था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो इसमें भी यही जजमेंट आया था। देखिए क्या कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किंतु संविधान की भाषा में संदेह उत्पन्न होने पर कानूनी व्याख्या के लिए सहायता ली जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन संवैधानिक भाषा में अगर संदेह उत्पन्न होगा तो कानूनी सहायता के लिए जब व्याख्या होगा तो प्रस्तावना का हम सहारा लेंगे। उस समय भी संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। इसमें बेरुवाड़ी यूनियन केस था, 1960 का ये केस था। चलिए नेक्स्ट जब केस आया था ये था केशवानंद भारती 1973 का केस है। ये आप जानते हैं कि ये सबसे प्रसिद्ध, ये आज तक का केस हुआ है, ये सबसे बड़ा बेंच इसमें स्थापित किया गया था। तो इसमें भी यही प्रश्न आया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। ये 1973 में जब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था तो जो सभी जजमेंट था, AK गोपालन केस हो या मदन गोपाल का केस है या बेरुवाड़ी यूनियन का केस है, ये सभी को पलट दिया था और सबसे बड़ी बात बोला था क्या कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या बोला था कि संविधान का भाग प्रस्तावना है। ये कब बोला गया था? ये बोला गया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का ये केस था 1973 का, इसमें बोला गया था और बोला ये भी गया कि और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी किया जा सकता है, किंतु मूलभूत ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए भारतीय संविधान में जब भी संशोधन का बात आता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 के द्वारा इसमें संशोधन लाया जाता है और इसमें जो भी प्रावधान है वो संशोधित करने का वो किया जाता है, लेकिन मूलभूत ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका ये तात्पर्य था कि संविधान जो जिसका बेसिक स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है वो इसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए बोला प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन प्रस्तावना को संशोधन करने का अधिकार दिया था। उसी के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें 3 शब्द अतिरिक्त जोड़े गए थे, जिसमें था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। कब? केशवानंद भारती जजमेंट आने के बाद, क्योंकि केशवानंद भारती जजमेंट आया था तो प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया था और संशोधन करने का भी अधिकार सरकार को यह प्रदान कर दिया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इसमें 42वां संशोधन ला करके और उस प्रावधान निहित की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस प्रस्तावना को लेकर ही केस गया था सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए ये वही प्रश्न फिर से बार बार पूछा जा रहा था। ये आया था SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 का केस है। इसमें भी यही केस आया था। इसमें भी वही जिस प्रकार से केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का 1973 का केस था, वही केस वही जजमेंट है जो SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में यही जजमेंट इसमें भी आया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन वही संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचा में इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसमें इसी प्रकार का जजमेंट आया था। तो ये प्रस्तावना संबंधी जो सर्वोच्च न्यायालय में जो केस था उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। देखिए प्रस्तावना है तो प्रस्तावना का जब हम एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एक सीरियल वाइज भी कहता है सजाने के लिए कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द पहले लिखा है, कौन सा शब्द बाद में लिखा है। तो देखिए ये क्रम के बारे में हम जब जानते हैं तो सबसे पहले क्या है, शुरू तो होता है कि हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है प्रस्तावना। उसके बाद क्या है, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले आता है, फिर समाजवादी आता है, फिर आता है पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो प्रस्तावना का कुछ कुछ प्रावधान है, जो शब्द है उसको किस प्रकार से श्रेणी में सजाया गया है उसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा शब्द पहले है, कौन सा शब्द बाद में है। तो सजाने के लिए प्रस्तावना को शब्द कुछ दे देगा और सजाने के लिए बोला जाएगा, तो इस प्रकार से सजाया जा सकता है। देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की प्रावधान किया गया है। देखिए पहला न्याय है समाजवादी न्याय है, दूसरा है आर्थिक न्याय है, तीसरा है राजनीतिक न्याय है।
देखिए, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का जो प्रावधान है, आप भारतीय संविधान के भाग 4 जो डीपीएसपी दिया गया है उसमें सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय देख सकते हैं। वहीं राजनीतिक न्याय है जो भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उसमें राजनीतिक न्याय आपको प्रदान किया गया है। चलिए, इस प्रकार से 3 प्रकार के न्याय दिया गया है। प्रस्तावना में कितने 5 प्रकार के आपको स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। पहले है विचार की स्वतंत्रता है, कि आप अपना विचार कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है, आपको अपनी स्वतंत्रता खुद दी गई है। दूसरा है विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता है और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। आप किस धर्म को मान रहे हैं, किस धर्म के लिए आप उपासना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो आपको प्रस्तावना में इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रस्तावना में देखिए 2 प्रकार की समानता भी दी गई है, ये सभी को प्राप्त है। ये प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रस्तावना से संबंधित लगभग सभी प्रावधान है जो समाप्त हुआ। देखिए, कुछ एमसीक्यू है, यानी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर हम 10 से 15 एमसीक्यू हैं वो बना लेते हैं, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे प्रस्तावना से संबंधित जो अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं उस समस्या समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एमसीक्यू क्या है, अभी हम थ्योरी पर हैं, अब आते हैं एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू पर शुरू करते हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, प्रस्तावना को ही उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, क्योंकि जब संविधान सभा में जब प्रस्तुत किया गया था तो उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से ही इसे प्रस्तुत किया गया था। तो क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है किसके द्वारा पेश की गई थी। तो अभी हम पढ़े हैं, सबसे पहला पॉइंट ही था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तावना है जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। याद रखिए, कह रहा है नहीं है। देखिए प्रभुत्व संपन्न तो है, न्याय भी है क्योंकि 3 प्रकार का अभी हम न्याय पढ़े हैं, बंधुत्व भी इसमें शामिल है। देखिए संघवाद ये शामिल नहीं है। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। संघवाद इसमें शामिल नहीं है प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में इसमें कौन सा शब्द जोड़े गए थे। देखिए प्रस्तावना में कौन सा शब्द इसमें जोड़ा गया था, इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ऑप्शन ए है जो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो भारतीय संविधान में महत्व क्या है प्रस्तावना का, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए प्रस्तावना है जो पूरा संविधान का क्या रेजुलेशन होगा, क्या उद्देश्य है, किस लिए हम बनाए संविधान, संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उसकी अधिकांश बात जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहीं से हमें समझ में आ जाता है कि संविधान में क्या क्या महत्व है। तो इस संविधान के उद्देश्य को बताता है, यानी कि संविधान में हम क्या लिखे हैं। अगर छोटा समय में हमको पढ़ना है तो अगर कोई व्यक्ति प्रस्तावना पढ़ ले तो उसको संविधान की अधिकांशतः बात समझ में आ जाएगी कि संविधान में क्या क्या निहित है। तो संविधान का क्या है, उद्देश्य बताता है, रेजुलेशन है जो जिसको प्रस्तावना प्रियम्बल कहते हैं, उस संविधान का उद्देश्य बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द का सही क्रम क्या है। ये भी हम बता रहे थे कि शब्द जो संविधान में है, प्रस्तावना में है, उसको सही क्रम के लिए व्यवस्थित करता है। देखिए संविधान में जो शब्द है वो सही क्रम में क्या स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन इसका डी होगा, न्याय पहले है, फिर स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। फिर पूछ रहा है क्या है, नहीं लिखा गया है। देखिए संप्रभुता भी तो है, ये है, समाजवादी जोड़ा ही गया था, पंथ निरपेक्ष निहित है। देखिए साम्यवादी है जो प्रस्तावना में कहीं निहित नहीं है, समाजवाद है, साम्यवाद नहीं है। यह डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश की प्रस्तावना से प्रेरित है। पूछ रहा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो यूएसए के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, वहीं से हम लिए हैं। वहीं जबकि इसका भाषा के बारे में पूछेगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से प्रेरित है,
तो ये ऑस्ट्रेलिया की संविधान से प्रेरित है। जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से हम लोग अर्जन किए हैं, तो ये हम लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। देखिए समाजवाद है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, लोकतांत्रिक भी है, पंथ निरपेक्षता भी है, ये संघवाद है, इसके बारे में इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ये प्रस्तावना में इस शब्द का निहित नहीं किया गया। चलिए 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। देखिए कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनकी चौथा वाला समाजवादी शब्द है जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किस संविधान की प्रस्तावना कहां से आरंभ होती है, तो हम भारत के लोग से ये प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रस्तावना है जो हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत में संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष आप जानते हैं कि ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। प्रभुत्व संपन्न ये पहले से ही प्रस्तावना में थी। लोक कल्याण की बात है जो प्रस्तावना में नहीं है। लोक कल्याण का जिक्र कहाँ है, ये डीपीएसपी में लोक कल्याण का जिक्र किया गया है, तो ये प्रस्तावना में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया। यहाँ पर पूछ रहा है जो 5 प्रकार की हमारे स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में, उसमें कौन सा नहीं है। देखिए विचार की स्वतंत्रता आपको है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, आर्थिक विश्वास की स्वतंत्रता भी है। आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है, तो इसलिए भी आर्थिक जो स्वतंत्रता है ये डीपीएसपी का विषय है, न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विषय है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए भारतीय संविधान की जो आत्मा है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। लेकिन कि जो प्रस्तावना में निहित है अभी हम जिक्र कर रहे थे वो मूल रूप से संविधान में कहाँ देखने को मिलता है। जो आदर्श और उद्देश्य जो प्रस्तावना में निहित है वो मुख्यतः व्याख्या इसकी विस्तृत स्तर पर संविधान के किस भाग में की गई है। तो ये कहाँ से किया गया है, तो ये किया गया है किसमें, ये किया गया मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य में ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहाँ से है, ये फंडामेंटल राइट में है, डीपीएसपी में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है, जो प्रस्तावना का विस्तृत उल्लेख किया गया है। चलिए तो प्रस्तावना से संबंधित ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो अभी हम बात कर रहे थे सबसे पहला केस था कौन सा, ये था देखिए इसमें तो वो केशवानंद भारती नहीं दिया गया है, तो केशवानंद भारती नहीं दिया गया है, तो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया था। इसमें सबसे पहले इस चीज का जिक्र किया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। लेकिन सबसे पहला वाद आया था, ये तो 1994 का है, सबसे पहले वाद आया था कौन सा, केशवानंद भारती आया था, ये 1973 में। उसमें कहा गया था कि जो उद्देशिका प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। दूसरा केस था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो 1994 का था, उसमें भी बोला गया था कि जो प्रियम्बल है यानी कि उद्देशिका जो संविधान का भाग है और इसमें 368 के द्वारा संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा है उसको छोड़ करेंगे। तो ये प्रस्तावना से संबंधित जो आज हमारा टॉपिक था वो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।